हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपना लेक्चर पॉलिटी जो हम लोग क्विक रिवीजन देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केंद्र राज्य जो संबंध से रिलेटेड थे उसको हम लोग देख रहे थे, अनुदान संबंधी से। बीच में क्लास रोकनी पड़ी थी डिस्टर्बेंस की वजह से। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे विधिक अनुदान, ठीक है। जहाँ से आप लोग अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं अगर क्लास देखना तो पूरा आप एक सीरीज चल रही है, आप 1 2 3 इसके जो लेक्चर आ चुके हैं सब देख ली कंटिन्यू। ये स्पेशली किसके लिए, अभी जो ये UPPCS प्लस UPSC का जो PT आने वाला है उसके पहले ये सब क्लासेस कंप्लीट करा दी जाएंगी। और जहाँ तक उम्मीद है इससे बाहर से, ठीक है, मैक्सिमम मतलब कि 99% चांसेस हैं कि इससे बाहर से कि आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको क्या होना कि करंट थोड़ा सा अपडेट करते हुए चलना है। अभी आपको UPPCS के लिए स्पेशली करंट चल रहा है। UPPCS RO जो CSIR पेपर है, अभी उस UPSC के लिए भी आपको करंट कवर कराया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विधिक अनुदान। देखिए विधिक अनुदान क्या होता है, राज्यों को सहायतार्थ अनुदान मतलब आर्टिकल। देखिए आर्टिकल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर आप स्टेट PCS देने जा रहे हैं। स्पेशली कह रहा है आर्टिकल 275 संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों की आवश्यकताओं पर अनुदान उपलब्ध कराए, ठीक है। कि भाई 275 क्या कहता है कि संसद को अधिकार है कि भाई राज्य को कोई आवश्यकता आ गई तो उसके लिए अनुदान उपलब्ध कराए। हालांकि क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। यह राशि भारत की दो चीज़ ध्यान रखनी है भाई, ये कहाँ पे अगर आवश्यकता आ गई तो समेकित नीति से संसद द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि ये सबको उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। तो ये है कह रहा कि संविधान राज्यों में जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण, जैसे देखिए जहाँ पे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, अब उसको स्पेशल पैकेज भी राज्य दे सकता है, संसद दे सकता है, ठीक है। इसके लिए प्रावधान कर सकता है। आपने सुना देखा होगा ना, हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे अनुसूची जो है 5-6, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा जो अनुसूची है शेड्यूल 5-6 इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं PT के लिए, ठीक है, अनुसूचियाँ स्पेशली 5-6। तो इसमें वही है कि उसके लिए भी अनुसूचित जातियों या जनजातियों कल्याण या पिछड़े वर्ग के लिए एक प्रकार से स्पेशल अनुदान दे सकता है। और 275 के तहत क्या है कि राज्यों को दिए जाने वाला वित्त अनुदान आयोग की अनुशंसा के वित्त आयोग की अनुशंसा पर जो है राज्यों को अनुदान दिया जाता है। अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। साथ में क्या करना है कि अभी जो लेटेस्ट, ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा लेटेस्ट जो हमारे यहाँ वित्तीय अनुदान जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें कितने % राज्यों को दिया जाता है, 40, 41, 42, 43, 44 ऐसे करके ऑप्शन है, आप बताइएगा। साथ में क्या है कि अभी प्रेजेंट टाइम में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, ठीक है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और स्पेशली जो अभी मतलब ये RO और UPPCS और ये जो CSIR वाला ये सब पेपर होने वाला, इसके लिए तो सीधे आपको पूछ सकते हैं कि नए वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है, जो कमेटी बनाई गई वो किसके नेतृत्व में गठित की गई। साथ में उसके जो कमेटी के अध्यक्ष होते हैं क्या वो अर्थशास्त्री होते हैं या नॉर्मल एजुकेशन चाहिए, क्या स्पेशल कुछ उनकी कैटेगरी होती है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या विवेकाधीन अनुदान। विवेकाधीन मतलब कि कंपलसरी नहीं है, ये विवेक मतलब कि संसद की इच्छा पर करता है एक प्रकार से, कि मतलब इनको देने के लिए बाध्य नहीं है, बस हाँ दे सकती है। ये क्या आर्टिकल 282 केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान आवंटन का अधिकार देता है, भले ही उनके संबंधित विधायी क्षमता के भीतर न हो। मतलब कि कोई भी हो सकता है कि अगर कोई भी मान लीजिए कि केंद्र सरकार को लगता है भाई इस राज्य में, वो भले उनको लगता है कि भाई ये राज्य क्षेत्र की योजना है या फिर राज्य का अधिकार है, लेकिन अगर वो चाहे तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए या उस योजना को लागू करने के लिए स्वैच्छिक अनुदान दे सकता है, ठीक है। इन अनुदानों को विवेकाधीन इसलिए कहा जाता है, भाई हम लोग डिस्कस कर दिए कि इसको लिए बाध्य नहीं है, स्वविवेक पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए अन्य अनुदान क्या होता है। कह रहा संविधान के एक तीसरे प्रकार के अनुदान की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन ये अल्पावधि के लिए होता है। कि भाई अगर कहा जाता है कि भाई 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, कुछ नहीं टाइम पीरियड के लिए। जैसे स्टार्टिंग देखेंगे क्या होता है, असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों को जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के बदले अनुदान दिया जाता था। ये कितने टाइम पीरियड के लिए, 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, ठीक है। अब नहीं है यह न भारत की समेकित नीति पर भारित, जाहिर सी बात है कि जो हमारे समेकित नीति है उससे दिया जाता था। और
इसमें क्या नाम, वित्त आयोग की अनुशंसा भी चलती है। अब देखिए राज्यों के हितों का संरक्षण, जैसे कि अगर संसद अगर मनमानी मतलब डायरेक्ट संसद हर चीज़ करने लगे तो जाहिर सी बात है जिसकी मेजॉरिटी होगी वो कर सकते, लेकिन थोड़ा सा एक राज्यों को कुशन दिया गया है कि भाई उनके जो हितों का संरक्षण राष्ट्रपति करेगा। कहाँ कहाँ पे कर सकता है, कह रहा है कि निम्नलिखित विधेयकों को केवल, ध्यान रखिएगा, केवल राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब अगर संसद में आपको वो बिल पेश करना है तो पहले राष्ट्रपति की सहमति आपको अनिवार्य चाहिए। जैसे पहला क्या करें कि वे विधेयक जो किसी भी कर या शुल्क को लागू करते हैं, वे विधेयक जो किसी कर या शुल्क को लागू करते हैं या बदले में जिसमें राज्यों के हित प्रभावित होते हैं, उसको आप पहले राष्ट्रपति सहमत होगी तब संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, ऐसे विधेयक जो कृषि आय की अभिव्यक्ति के अर्थ में परिवर्तन करते हो। ठीक है, जो ऐसे विधेयक जो कृषि की आय की अभिव्यक्ति में मतलब पूरी अगर कहें कि इकोनॉमिक कंडीशन, एग्रीकल्चर, इन सब की अगर परिवर्तित करते हैं या बहुत बड़े परिवर्तन है तो राष्ट्रपति की सहमति के अनुसार ही आपको पहले पेश किया जाना है। जैसे विधेयक जो राज्यों को वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि क्या है कि मान लीजिए कि 40% अनुदान दिया जाता है वित्त आयोग की अनुशंसा पर, लेकिन अगर कुछ परिवर्तित करना है, इन सब करना है तो पहले राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं ऐसे विधेयक जो केंद्र के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार आरोपित करते हैं या कोई विशिष्ट कर या कोई सरकार की कोई योजनाओं पर सेस, इन सब से लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, मतलब ये जो 4 पॉइंट है ध्यान रखिएगा, अगर इनको जो है लागू करना है तो इसके लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। और देखिए केंद्र और राज्यों द्वारा ऋण, केंद्र क्या, केंद्र संसद द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर समेकित निधि की गारंटी पर ऋण ले सकती है। ठीक है, अब भारत के बाहर और भारत के अंदर भी। ठीक है, तो भाई सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार तो कहीं ऋण ले सकती है, संसद राज्य सरकारों को ऋण दे सकती है या राज्यों द्वारा लिए गए ऋण की गारंटी दे सकती है। ठीक है, अब संसद देखिए ये पहला तो और इजी, सेकंड कहना है कि भाई संसद जो चाहे तो अगर राज्य कोई ऋण मांगता है, ठीक है, तो संसद या भारत सरकार उसको ऋण दे सकती है। साथ में क्या है कि राज्य अगर कहीं दूसरे से ऋण ले रहा है, ठीक है, तो केंद्र सरकार या संसद, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटर बन सकती है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की गारंटी के तौर पर बाहर से पैसा उठा सकती है, इसकी बात है। देखिए राज्य कह रहे हैं राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि राज्य केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकती यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई बकाया हो। अगर जैसे यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने किसी राज्य को ऋण दे रखा है, ठीक है, और अभी तक राज्य सरकार ने उसका ऋण वापस नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि अगली बार जो है वो किसी दूसरे से ऋण ले ले जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी। ठीक है, वो हम लोग की जो लाइफ में होता है कि इनका ऋण लेके इनका वापस करने या इनका करके, वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लियर कट कहा गया अगर केंद्र का आपने ऋण ले लिया है या तो पहले आप इनका पूरा करिए, या अगर पूरा नहीं कर रहे हैं तो अगर कहीं दूसरे जगह से ऋण उठा रहे हैं या लेने जा रहे हैं तो पहले केंद्र की सहमति चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर, ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर राज्य की संचित नीति की गारंटी पर ऋण लिया जा सकता है। ठीक है, कि भाई क्योंकि देखिए एक होता है भारत की संचित नीति, एक होता है राज्य की संचित नीति पे। तो राज्य क्या होता है कि राज्य की संचित नीति को गारंटी के तौर पर रख के उससे ऋण ले सकता है। ठीक है, मतलब अपनी संचित नीति को गारंटी के तौर पर पेश कर सकता है भारत के। लेकिन ये जैसे ये है ना कि हम लोग पढ़ा कि केंद्र सरकार भारत और भारत से बाहर भी ऋण ले सकती, लेकिन राज्य भारत में, भारत के बाहर नहीं। ठीक है, कर संघ की परिसंपत्तियों को राज्य के करों से छूट, आर्टिकल 285। ठीक है, डायरेक्ट आता है कि भाई इसे सशस्त्र सेना वालों हो गया या फिर रेलवे से संबंधित अथॉरिटी हो गई, नगर पालिका, पंचायत, इन सब पे जो बहुत सी चीज़ें होती हैं वहाँ संघ की जो परिसंपत्ति मानी जाती है, संघ की है, उसमें क्या होता है राज्य की टैक्स से छूट दी जाती है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि राज्य की परिसंपत्तियों को केंद्र से, अब जैसे राज्य संघ की मतलब सेंट्रल की परिसंपत्ति अगर राज्य में है तो छूट दी जाती है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं आर्टिकल 289 के थ्रू कि भाई राज्य की अगर परिसंपत्ति है तो उसमें केंद्र द्वारा टैक्सेशन रिलैक्सेशन दिया जाता है, टैक्स से। ठीक है, तो टैक्स से छूट दी जाती है। और राज्यों की परिसंपत्तियों एवं आय को भी केंद्रीय कर के रूप में प्राप्त है। ठीक है, जैसे भाई राज्य जो है केंद्र की छोड़ रहा है तो केंद्र भी बहुत जगह राज्य की छोड़ता है टैक्स। बस ये है कि आय संप्रभु कार्यों, वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है। ठीक है,
कह रहा है कि किंतु संसद की अनुमति से केंद्र राज्य की वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। संसद की अनुमति से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संसद की अनुमति, संसद में क्या होता है कि आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों यहाँ पे काउंट हो रहा है कि अनुमति से केंद्र, ठीक है, राज्य की वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाओं की परिसंपत्तियों और आय केंद्रीय कर से मुक्त नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाओं की परिसंपत्तियां और आय केंद्रीय कर से मुक्त नहीं होती हैं। इस प्रकार राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की परिसंपत्तियों और आय पर केंद्र कर लगा सकती है। ठीक है, मतलब स्वैच्छिक लगा सकती है या नहीं लगा सकती, संसद के थ्रू एक बिल पास करके वो कर सकती है। अब देखिए 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकार से सलाह दी थी कि इसमें कहा था कि केंद्र जो है राज्यों द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर कर लगा सकता है या वह राज्य में उत्पादित या विनिर्मित सामान पर उत्पादन शुल्क लगा सकता है। जैसे सिंपल सी चीज़ समझिएगा, राज्य कोई मान लीजिए अपना यूपी है, ठीक है, कोई बहुत चीज़ का प्रोडक्शन लगा रहा है या बहुत सी चीज़ जो है उत्पादन कर रहा है और वो कहीं पे निर्यात कर रहा है, कहीं पे बेच रहा है, तो अगर सरकार चाहे तो उस पर कुछ टैक्स लगा सकती है। ठीक है, कि बाहर मार्केट में उसकी स्टेबिलिटी बनाने के लिए या फिर कुछ देख के जो भी पॉलिसी, हम लोग जब इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन देख रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है प्लस कर सब्सिडी छूट होती है। तो बाहर अगर कहीं पे निर्यात करा तो सरकार चाहे, केंद्र सरकार मतलब तो एक बिल के थ्रू उनको पे क्या कर सकती है, टैक्सेस कुछ लगा सकती है। अब देखिए आपातकाल में क्या स्थिति हो जाती है, कह रहा कि राष्ट्रपति केंद्र राष्ट्रीय आपातकाल 352 के थ्रू 352 राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। कौन कर सकता है, यहाँ पे राष्ट्रपति का रोल है। ठीक है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, जब आपातकाल में आप देखेंगे तो चीज़ें फिर संसद और राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ से कह रहे हैं कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकती है। राष्ट्रपति जो है केंद्र से राज्यों में होने वाले वित्तीय अंतरण को कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है। अब जैसे कि अगर भाई आपातकाल लग गया तो सिंपल सी चीज़ है कि समझ लिए कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सेंट्रल के हाथों में आ जाती हैं कि संसद के, तो संसद चाहे तो किसी को कर लगा सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, अनुदान दे सकता है, सब कर सकता है। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा परिवर्तन आपातकाल की समाप्ति वाले वित्तीय वर्ष तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपातकाल अगर देखा होगा कि भाई 2 महीने बाद आपको या 1 महीने बाद आपको संसद में पारित कराना होता, नहीं, अगर वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, अगर टैक्सेशन संबंधित या फिर कोई चीज़ परिवर्तित की जाती है, कर निर्धारण या फिर अनुदान, तो ऐसा परिवर्तन क्या होगा, आपातकाल की अगर आपातकाल समाप्त भी होता तो वित्तीय वर्ष तक प्रभावित रहेगा। तो समाप्ति वाले जैसे कि मान लीजिए कि दिसंबर में समाप्त हो गया मान लिया आपातकाल, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या चलता है, हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो 31 मार्च से क्या चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो जो है अगर दिसंबर में आपातकाल ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो कर निर्धारण इन सब का प्रोसेस चला है वो 31 मार्च तक लागू रहेगा। ठीक है, जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तब उसमें संशोधित किया जा सकता है। और फिर कह रहा है कि केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है, जैसा कि आपातकाल में नॉर्मल में होता है। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, सेम चीज़ें है कि भाई वित्तीय उचित राज्य की सेवाओं में लगे सभी वर्गों कर्मचारियों के वेतन भत्तों कटौती की जा सकती है। सभी धन विधेयकों एवं अन्य विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए क्या हो सकता है, रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए केंद्र राज्यों पर गठित समितियां कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिए सरकारी आयोग और पूंजी आयोग और प्रथम द्वितीय सुधार आयोग, तो ये थोड़ा सा कभी कभी ऑप्शन में स्पेशली स्टेट पीसेस में कई बार पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आप देखिए आप यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा इसको आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट। कर कर का वितरण, कर राजस्व का वितरण कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल किस में है कि 268 में है, कर का अध्यारोपण कौन करेगा, मतलब कौन लागू करेगा, तो इसमें संग्रहण कौन करेगा, विनियोजन कौन करेगा, विभिन्न कर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें ये होता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अंतर्राज्यीय मतलब अंतर्राज्यीय संबंध। देखिए इस पर अब यहाँ से हम देखेंगे अंतर्राज्यीय जो संबंध है, इसमें क्या होता है बेसिकली ये भारतीय किसकी सहकारी संघवाद जो
कि भाई सहकारी संघवाद की समक्ष एक बड़ा अंतर्राज्यीय विवाद है। इन विवादों के कारण क्या होता है, राज्यों के मध्य जो आपसी टकराव होता है और जिससे क्षेत्रवाद की भावना कभी कभी उग्र हो जाती है। तो इन सब को समस्याओं को दूर करने के लिए क्या हुआ, एक कुछ परिषदें गठित की गई हैं। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे कि राज्यों के मध्य विवाद दो प्रकार के हैं। जैसे एक तो सीमा क्षेत्र से रिलेटेड विवाद हो जाता है, कभी कभी आपने सुना होगा बाउंड्री लाइन के। अक्सर आप अगर न्यूज़पेपर करंट से जुड़े होंगे तो पता चलता है अच्छा यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारी बाउंड्री यहाँ तक थी, ये ज़िले हमारे अंदर आते हैं। कभी कभी जल विवाद तो हमेशा यहाँ पे बना रहता है राज्यों के मध्य। ठीक है, तो इससे और कह रहे हैं कि भाई अब इसके लिए देखिए क्या है कि जो गठित की गई हैं, स्पेशली इस चैप्टर से आपको क्या है कि आर्टिकल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और जो जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषदें हैं तो किसके कमेटी गठित करने के बाद रिकमेंडेशन पे गठित किए गए थे, आर्टिकल पूछे जाते हैं। और कभी कभी जो विवाद होते हैं जैसे कृष्णा नदी विवाद या कावेरी जल विवाद किसके किसके मध्य होता है, और कुछ जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग कवर कर लेंगे आज इसी में। देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद, सबसे पहले तो आर्टिकल आपको याद है 262 262, अंतर्राज्यीय परिषदें 263, सार्वजनिक अधिनियम दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रियाओं। ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य अनुच्छेद 301 से 7, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, एक एक देखेंगे। अब देखिए अंतर्राज्यीय परिषद जल विवाद क्या होता है, 262 में कह रहा है कि अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल का प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर संसद कानून बनाकर निर्णय कर सकती है। ठीक है, अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद में न ही उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखिएगा, और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। यही यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि जो इसमें डिसीजन और जो भी आता है निर्णय, इसमें क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब न्यायालय का क्षेत्राधिकार इसमें नहीं होता है। हालांकि समय समय पे देखेंगे कि क्योंकि न्यायालय क्या होता है भाई, मौलिक अधिकार के नाम पे, मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे वो कई जगह हस्तक्षेप करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में कुछ केस न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, लेकिन जो कानून है उसमें कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय जल विवाद का न्याय निर्णयन के अंतर्गत संसद ने 2 कानून बनाए हैं। पहला क्या है, नदी बोर्ड अधिनियम 1956। ठीक है, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 क्या, इसके तहत अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास हेतु एक जल बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेते कि भाई ये जल बोर्ड का गठन किस अधिनियम के थ्रू किया गया है, या फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1956 के थ्रू ये जब से ये गठित की गई। नदी बोर्ड का गठन संबंधित राज्यों के आग्रह पर, ध्यान रखिएगा, संबंधित राज्यों के आग्रह पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु किया जाता है। नदी जल बोर्ड की स्थापना मतलब राजकीय पत्राधिकार मतलब सूचना जारी करके इन सब पे की जाती है, उसकी बात हो रही। अब कह रहे हैं कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। ठीक है, केंद्र मतलब संघ या केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल बंटवारे नियंत्रण संबंधी 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद न्याय निर्णयन के लिए एक अस्थायी अधिकरण के गठन की शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, अस्थायी करने की शक्ति, गठन करने का मतलब जल बंटवारे या फिर नदी पानी जल का प्रयोग करने के लिए एक अस्थायी, ध्यान रखिए, अस्थायी आयोग का गठन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अब उसके बाद क्या, अधिकरण अगर बन गया तो अधिकरण के जो निर्णय होंगे, डिसीजन होंगे, वो क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि 2 राज्य अगर केंद्र से कहें कि भाई ये गठित कर दीजिए, तो अगर उसने गठित करने के बाद अगर जो डिसीजन दिया वो बाध्यकारी होते हैं। और कोई न्यायालय ऐसे विवादों के अधिकरण क्षेत्र, कोई न्यायालय ऐसे विवादों का अधिकार क्षेत्र, मतलब वही है जो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया कि भाई न्यायालय क्या है, एक तो जो अधिकरण गठित किया जाएगा उसके डिसीजन बाध्यकारी होंगे और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। सिंपल सी बात ये कही गई। अब देखिए जो कुछ जल विवाद हैं तो ये ध्यान रखिएगा, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, रावी, व्यास, कावेरी और फिर वंशधारा, ये कुछ हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अंतर्राज्यीय परिषदें, आर्टिकल 263, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको करिए, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बने। अब देखिए उद्देश्य क्या होता है कि राज्यों और केंद्रों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच क्या समन्वय स्थापित करने के लिए, किसके थ्रू, संवैधानिक निकाय। सबसे बड़ी चीज़ है कि संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 263 के थ्रू गठित किया गया। और गठन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया, सरकारिया आयोग। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं।
तो सरकारी आयोग की सिफारिश, ये पूरा आप इम्पॉर्टेंट है, ठीक है लाइन, कि सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार 1990 में पहली बार राष्ट्रपति के आदेश के तहत गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। राष्ट्रपति ऐसे परिषदों का गठन कर सकता है तथा अंतर्राज्यीय परिषदों के कर्तव्यों, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषदों के क्या कर्तव्य होंगे, संगठन प्रक्रिया को क्या करता है, निर्धारित करता है। कौन? राष्ट्रपति। कार्य क्या होते हैं? अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और इस पर सलाह देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब जो कमेटी सब गठित की गई ना, ये सलाहकारी प्रवृत्ति की हैं, बाध्यकारी नहीं होती, सलाहकारी प्रवृत्ति की हैं। ठीक है, कि भाई सलाह के तौर पर चीज़ें आपको यहाँ पे डिसीजन दिया जाता है। अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना आर्टिकल 131 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का संपूरक है। ठीक है, डायरेक्टली कि भाई बहुत विवाद ना हो, आपसी सामंजस्य से चीज़ों को सुलझाया जा सके, इसकी बात की है, इसलिए कमेटियाँ गठित की जाती हैं। अब देखिए इनके निर्णय क्या होते हैं। अगर निर्णय पे आए तो वही हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई ये क्या होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते, विशुद्ध रूप से क्या सलाहकारी प्रवृत्ति होते हैं। इंपॉर्टेंट इसकी संरचना से क्वेश्चन बनते हैं। तो संरचना में कौन होता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, अध्यक्ष के रूप में, देखिए प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा वाले और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, जैसे कि जहाँ पे विधानसभा है, ठीक है, जैसे जो यूटी है दिल्ली के, तो जहाँ विधानसभा वहाँ के मुख्यमंत्री, जहाँ पे विधानसभा नहीं है वहाँ के प्रशासक, मतलब जैसे कि उपराज्यपाल हो गए या कहीं पे प्रशासक बोला है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इन सब पे, तो वो लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में क्या होता है, जहाँ पे राष्ट्रपति शासन वहाँ पे राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा नामित, इसके बाद 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 5 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अंतर्राज्यीय परिषदों के अस्थायी आमंत्रित। बेसिकली पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष कौन होते हैं और इसे की और कौन कौन इसमें सम्मिलित होता है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, इतनी लंबी चौड़ी पूरी लिस्ट है, इसमें इतने लोग सम्मिलित होते हैं। अब मीटिंग क्या होती है, निर्धारण, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि परिषद एक वर्ष में कम से कम कितनी 3 बार मिल सकती है। कम से कम की बात हो रही है। समाधान पर विचार सर्वसम्मत से तय किया, मतलब जो भी डिसीजन लिया था वो फुल मेजॉरिटी, मतलब सर्वसम्मत से निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 263 में यह स्पष्ट करता है कि संविधान ने राज्यों एवं संघ के बीच समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों को अस्थायी संवैधानिक निकाय नहीं बनाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसमें ये स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है, बस ये नॉर्मली क्या है कि लोगों को भाई विवाद ना हो, सामंजस्य बना रहे, एक कैसे जो हमारे यहाँ की संघात्मक अवधारणा है उसको स्थापित करने के लिए। जब आप कभी कभी अब मेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद मेंस में वही होता है कि संघात्मक लक्षण या भारतीय संघात्मकता के बनाए रखने के लिए या डेवलपमेंट के लिए ऐसी परिषदों का गठन किया जाता है। तो इसको हम लोग मेंस में संघात्मक लक्षण के तौर पे या उसको और प्रोत्साहित करने के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है, करेगा। संविधान के आर्टिकल 263 के प्रावधानों को अगस्त 1952 में पहली बार लागू किया गया था, जब राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना के माध्यम से स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पर विस्तृत नीति बनाने पर विचार किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगस्त 1952 में किया गया था। अभी तक राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित परिषदों का गठन किया जा चुका है। राष्ट्रपति ने अभी तक देखिए इन सब के परिषदों का क्या हुआ, गठन कर चुका है राष्ट्रपति। परिषद की स्थायी समिति क्या होती है? अब देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि बहुत लोग परिषद की स्थायी समिति में, क्योंकि यहाँ पे अध्यक्षता कौन करता है, यहाँ पे इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो यह 1996 में परिषद में गठित की गई थी और गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री मतलब वो रोटेट होते रहते हैं, तो 9 मुख्यमंत्री, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है, गृह मंत्री करते हैं। ठीक है, देखिए इसे अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अंतर्राज्यीय जो परिषद सचिवालय उसके थ्रू जुड़ा रहता है, सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार का एक सचिव इस अंतर्राज्यीय सचिवालय होता है उसके थ्रू ये कार्य करता है, और सचिवालय भारत सरकार के द्वारा नियुक्त सचिव द्वारा नियंत्रण की जाती है या उसका प्रमुख होता है। देखिए इसके बाद आता है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सीधे पूछते जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। 301 में क्या है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्रों में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको कुछ ऐसे ही प्रावधान कहीं और पे दिखेंगे किसी और भाग में संविधान के, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है कि आर्टिकल
302 में क्या है, संसद सार्वजनिक हित में उपरोक्त स्वतंत्रताओं पर निर्बंध मतलब प्रतिबंध लगा सकती है जो लोकहित में अपेक्षित हो। ठीक है, संसद भारत के किसी भी भाग में वस्तुओं की कमी के मामलों में छोड़कर राज्यों के बीच विभेद नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है कि नहीं करेगी। अब कह रहा है कि आर्टिकल 303 में क्या है कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी जो शक्तियाँ निर्बाध होती हैं, ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद मतलब पूर्व सहमति के बाद ही पेश किया जाएगा। राज्य विधायिका राज्यों ठीक है राज्य विधायिका राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। अनुच्छेद 304 कहता है किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में आयातित उन वस्तुओं पर टैक्स लगा सकती है जिसका उस पर संबंधित राज्य में उत्पादन होता है। तो ध्यान रखिएगा। क्या 305 में क्या स्वतंत्र राष्ट्रीय कानून के स्वतंत्रता आर्टिकल 305 में क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता राष्ट्रीय कानूनों के अधीन है। वे कानून जो केंद्र द्वारा राज्यों के पक्ष में एकाधिकार प्रदान करते हैं। इस तरह के कानून नागरिकों या जाहिर सी बात है कि भाई अगर उनको भाई राज्यों को भी स्वतंत्रता है ना अपने यहाँ डेवलपमेंट करने का, अपनी चीज़ों को प्रोत्साहित करने का, मार्केट बनाने का, सेंस की मार्केट इन द सेंस की जैसे कि व्यापार बढ़ाना, रोजगार सृजन करना, ये सब अधिकार। तो उसके थ्रू वो टैक्स थोड़ा सा या किसी राज्य पे कोई वस्तु उत्पादित हो रही तो वहाँ के लिए कुछ टैक्स लगा सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल से उनको जो अधिकार दिए गए हैं। कह रहे सार्वजनिक अधिनियम दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया अनुच्छेद 261 पूरे देश में केंद्र और राज्यों में सार्वजनिक अधिनियम दस्तावेज और न्यायिक कार्रवाइयों को क्या है पूर्ण विश्वास व साख प्रदान की गई है। ठीक है, संसद द्वारा ऐसे अधिनियम रिकॉर्ड तथा कार्रवाई को तथा उनके प्रभावों को निर्धारण कानून बनाकर किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कानून के थ्रू किया जाएगा हर चीज़। भारत के किसी भी हिस्से में सिविल मतलब दीवानी अदालतों के अंतिम निर्णय व आदेश प्रभावी होंगे। यह निर्णय सिविल निर्णयों पर लागू होते हैं न कि आपराधिक निर्णयों पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं अब क्षेत्रीय परिषदें क्या है। देखिए कुछ क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो इसमें देख लेना कि भाई क्षेत्रीय परिषदें क्या है सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, इससे में काफ़ी जो कमेटीज़ होती हैं अभी उन्होंने डिस्कस किया था कि इसमें बहुत क्वेश्चन नहीं बनते, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई संवैधानिक है या सांविधिक है। ठीक है, इनका गठन कब किया गया था, इनकी अध्यक्षता कौन करता है और कुछ से विशेष प्रावधान कि भाई अगर ये साल में 3-4 बैठकें कर सकती हैं या 2 बार मिलना ही मिलना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बस आते हैं, तो बस 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस पर अगर फोकस कर लिया आपने तो चीज़ें आपकी इससे संबंधित क्लियर रहेंगी, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्या क्षेत्रीय परिषद यहाँ पे क्या करें कि सांविधिक है, संवैधानिक नहीं। ये क्षेत्रीय परिषदें क्षेत्रीय परिषद निकाय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी। क्षेत्रीय परिषदें केवल चयनात्मक एवं परामर्शदात्री निकाय होती हैं, इनकी सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, कि जो भाई क्षेत्रीय परिषदें होती हैं मैक्सिमम की ये होती है कि वो क्या होती हैं कि बस परामर्शदात्री होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती कि इनके डिसीजन मानना एक सलाहकारी। वे क्षेत्रीय परिषदों को वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य कौन कौन से होते हैं तो केंद्रीय सरकार का गृह मंत्रालय यहाँ पे करता है। क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री, क्षेत्र के सभी केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये इसकी जो है क्या होती है टीम होती है जो क्षेत्रीय परिषद की। तो बस अध्यक्षता कौन करता है तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। अब देखिए पूर्वोत्तर परिषद है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है पूर्वोत्तर परिषद। इसका गठन क्षेत्रीय परिषद पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 अधिनियम याद रखिएगा। अधिनियम किस अधिनियम के थ्रू गठन किया गया था और इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दे देंगे। तो 1971 में हुआ था। अब इसके पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य कौन होते हैं। देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बस वहीं पे इस पर यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं। सदस्य कौन होते हैं सभी पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, कितने स्टेट आते हैं पूर्वोत्तर में ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्रालय। उपाध्यक्ष कौन होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। सभी सदस्य कौन से सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा सिक्किम को 2002 में पूर्वोत्तर परिषद के 8वें सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि भाई जो पूर्वोत्तर परिषद है उसमें लेटेस्ट या नवीनतम किस राज्य को जोड़ा गया था। स्टेट पीसेस में हमने देखा था कहीं पे क्वेश्चन आया था ऐसे करके।
और यूपीएससी में हो सकता है कि आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दें, उसमें एक स्टेटमेंट डाल देंगे कि नवीनतम राज्य जो है सिक्किम को जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा कि सिक्किम को 2002 में ये सबसे नवीनतम 8वें सदस्य के रूप में किया गया था। ठीक है, अब देखिए कुछ ये क्वेश्चन है इससे संबंधित, तो देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके आप लोग। नेक्स्ट से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ये आपातकालीन प्रावधान स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा चैप्टर है तो हमारी इसलिए नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे पूरा इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ भी अगर डाउट और कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है शिल्पी शिल्पी वर्मा, ठीक है 22 करके, तो इसके थ्रू आप जो है, हालांकि इसको टेलीग्राम ग्रुप को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ भी कुछ भी डाउट क्वेरी कुछ भी होती है तो पूछ सकते हैं। जो भी और भी हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं स्पेशली पीटी से रिलेटेड, ठीक है, जैसे अभी हमारे पास ज्योग्राफी की आ रही है, प्लस करंट अफेयर चल रहा है, तो प्लस घटना चक्र आप अवलोकन सीरीज, तो आप उसको फॉलो करते रहिए। वो स्पेशली अभी जो सीरीज चल रही है वो सब पीटी को ही ध्यान में रखते हुए चल रही है। तो जो भी चल रही है आप देखते रहिए। कुछ और डिमांड हो, किसी और सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको भी लेके जल्दी सीरीज लाई जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।